Sulfuric acid. Formula of sulfuric acid is H2SO4. The structure of sulfuric acid is दो coordinate bond so when this H2SO4 is mixed into the water तो जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना वो ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक H प्लस हमें यहाँ से मिलता है एक H प्लस यहाँ से मिलता है इसलिए इस एसिड को हम डाई बेसिक एसिड कहते हैं। हाँ ये जो एसिड होता है वो दो H प्लस आयन देता है ना इसलिए हम इसको कहते हैं डाई बेसिक एसिड। इसका एक दूसरा भी नाम है ऑयल ऑफ विट्रियोल। हाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बाकी और हाँ किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इसको किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहते हैं? हाँ नहीं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। और इसके बारे में हाँ इसका मॉलिकुलर वेट बताइए। अरे वाह याद है आपको। मॉलिकुलर वेट इज 98 तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो 2 into 1 प्लस 32 प्लस 4 into 16 इसको आप ऐड करोगे यू विल गेट 98। So these are some of the basic information about sulfuric acid. This is volatile or non-volatile? Non-volatile. Non-volatile. So ये non-volatile होता है इसकी वजह से it is used in the preparation of HNO3 and HCl. हाँ और HNO3 और HCl दोनों volatile होते हैं। ठीक है, राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। हाँ इसमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नहीं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया द प्रोसेस इज नोन एज okay industrial preparation of ammonia the process is known as Haber's process. Industrial preparation of nitric acid the process is known as Ostwald process. Industrial preparation of sulfuric acid the process is known as contact process. इस प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें लिखना है स्टेप 1। Write down step 1. Step 1 is production of sulfur dioxide. This is the step 1. Production of sulfur dioxide. तो ये दो तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1 रोस्टिंग प्रोसेस। What is roasting process? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम कंपाउंड को हीट करते हैं तो उसको रोस्टिंग कहते हैं एंड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर इफ द कंपाउंड इज हीटेड देन इट इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो किसको हीट करते हैं यहाँ पे? आयरन पाइराइट को। हाँ तो आयरन पाइराइट को हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। दिस इज 11O2 एंड क्या फॉर्मेशन होता है? SO2। तो एक तो ये तरीका है SO2 का फॉर्मेशन होता है एंड आयरन ऑक्साइड Fe2O3। सो दिस इज 8SO2 एंड 2FeO3 एंड देयर इज ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 क्या है? सल्फर को ऑक्सीजन के साथ हीट करो एंड यू गेट SO2। यहाँ पे ये जो सल्फर है ना दिस इज वेरी स्पेशल सल्फर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सल्फर? हाँ क्या? लुइसियाना सल्फर। और इसमें ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ना 99.5% सल्फर होता है।
स्पेशल है ना, इसमें 99.5% सल्फर होता है, मतलब दिस इज वेरी क्लोजर टू द प्योर सल्फर, दिस इज वेरी क्लोजर टू द प्योर सल्फर। ठीक है, सो दीज आर द टू प्रोसेस, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो। दिस इज स्टेप 1। स्टेप नंबर 2, प्यूरिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसका प्यूरिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यू रिमेंबर जब हम लोग अमोनिया फॉर्मेशन कर रहे थे तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2 गैसेस ली जाती हैं। उन दोनों गैसेस को लेने के बाद उसका प्रॉपर प्यूरिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि अगर प्यूरिफिकेशन नहीं किया जाता है तो आगे चल करके हम इसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और कैटलिस्ट जो होता है वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, इट बिकम्स पॉइजनस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ impurities like arsine and all. So once again the purification is very important, so write down the step 2, purification of SO2 sulfur dioxide। क्योंकि जब हम SO3 में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना तो उसी समय हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो उसके पहले ही हमें प्यूरिफाई करना होता है। या तो इसमें लिखना इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर सेकेंड, वाटर स्क्रबर। मतलब दीज आर द वेज, मतलब वन आफ्टर अनदर, पहले इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर एंड देन उसके बाद इससे जो प्योरीफाई होता है उसको नेक्स्ट स्टेप पे भेजते हैं, दैट इज वाटर स्क्रबर। एंड द थर्ड वन इज आर्सेनिक प्योरीफायर। मतलब आर्सेनिक प्योरीफायर हम अलग से लेके आते हैं, ये आर्सेनिक की जो प्रेजेंस है ना वो नहीं होना चाहिए। आर्सेनिक अगर प्रेजेंट हुआ तो इट विल रियली स्पॉइल द कैटलिस्ट। सेकेंड इज वाटर स्क्रबर and the last one is arsenic purifier. So that's it. So this is the purification of gases. Third one लिखना catalytic oxidation of sulfur dioxide. Catalytic oxidation of sulfur dioxide. Third step is catalytic oxidation of sulfur dioxide. So once again we'll go with word by word. Catalytic oxidation, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिया, ऑक्सीडेशन मतलब इसकी रिएक्शन किससे करेंगे? ऑक्सीजन से। सो क्या कैटलिस्ट भी लेंगे? यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेते हैं वो लेते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं? 450 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वी गेट SO3 प्लस। So can I say that this is exothermic process? Yes. So exothermic process के साथ एक स्टेटमेंट हमेशा जुड़ा होता है। कौन सा स्टेटमेंट है? हाँ, एक बार आपने इतना टेम्परेचर दे दिया 450 डिग्री सेंटीग्रेड और ये रिएक्शन इनिशिएट हो गई, तो यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। तो दिस इज द एडवांटेज विद द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे sorry, yeah, the same thing is coming in ammonia also. So whenever we are dealing with the exothermic process, so we also have to maintain some temperature. Let's say यहाँ पे मुझे 450 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है, तो एक बार मैंने रिएक्शन शुरू कर दिया तो उसके लिए मुझे इस टेम्परेचर तक जाना है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ टेम्परेचर और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट। हम इस टेम्परेचर पे आ गए, इसके बाद जैसे ये रिएक्शन शुरू होती है इमीडिएटली वी स्टार्ट गेटिंग द हीट जस्ट फ्रॉम दिस रिएक्शन इटसेल्फ। तो ये जो हीट है ये इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। वी डोंट हैव टू कंटिन्यूअसली सप्लाई द हीट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। अंडरस्टूड ना? सो दिस इज द एडवांटेज विद द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज द स्टेप 3। यहाँ पे ये जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ना, दिस इज कैटलिस्ट। इसकी जगह पे हम प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की जगह हम प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम प्लेटिनम यूज नहीं करते। इसके दो कॉज हैं, दो रीजन है। एक तो ये एक्सपेंसिव है, ये इजीली पॉइजन हो जाता है। तो एक तो एक्सपेंसिव भी है और ये इजीली पॉइजन हो जाता है, बट इट्स अ गुड कैटलिस्ट। दैट्स द रीजन दिस इज इन द ऑप्शन। हाँ भी, आप प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो। ऑल्दो वी आर टेकिंग इनफ केयर कि प्यूरिफिकेशन अच्छे से हो और आर्सेनिक बिल्कुल भी ना आए, बट स्टिल लेट्स से इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द आर्सेनिक इन द नेक्स्ट स्टेज,
तो स्टिल वी आर यूजिंग द वेनेडियम ऑक्साइड नॉट प्लेटिनम, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आर्सेनिक रह गया तो ये इसको स्पॉइल कर देगा। तो इसमें एक राइट डाउन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट लिखना, प्लेटिनम इज मोर एफिशिएंट एज अ कैटलिस्ट देन वेनेडियम। प्लेटिनम इज more efficient as a catalyst than vanadium pentoxide, than vanadium pentoxide. So which one is better? Platinum is better in terms of efficiency. But vanadium pentoxide is used as a catalyst in the industrial preparation of sulfuric acid because, or in short you can write, but vanadium pentoxide is used as a catalyst because vanadium pentoxide is used as a catalyst because reason number one, platinum is more expensive. Reason one, platinum is more expensive, and the second reason is it easily gets poisoned by the impurities of arsenic oxide. It easily gets poisoned by the impurities of arsenic oxide. Arsenic oxide. Step 4, absorption of sulfur trioxide in H2SO4. ये एक ऐसी प्रोसेस है ना, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, हम सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ कर रहे हैं। तो उसका रीज़न अभी हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। बट राइट डाउन एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 in H2SO4. So SO3 plus H2SO4 and we get oleum, H2S2O7, इसको कहते हैं ओलियम, या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम सही है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, मतलब ऐसे लिख के रखना है और ज़्यादा जोर नहीं देना इस पर, लेकिन हमने जो कि एड्रेस किया है इसलिए कहीं ना कहीं याद रह जाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर स्टेप 5, द लास्ट प्रोसेस और लास्ट स्टेप इज dilution of oleum. This is the last step, dilution of oleum. So H2S2O7 plus water and we get H2SO4, 2H2SO4 for that reason. हाँ, this is the step 5. This is the step 5. This is the last step. This is the last step, step number 5. तो ऐसा क्या रीज़न है कि हमें यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना पड़ता है? उसका रीज़न ये है कि नहीं, उसका रीज़न ये है कि ये SO3 जो है ना, इसको ध्यान से समझना, ये जो SO3 है इसको हम चाहते ना तो वाटर में ऐसे डायरेक्टली मिक्स कर सकते थे, जैसे ओलियम बनाकर फिर इसको डाइल्यूट करते हैं ना वाटर से, हम SO3 को डायरेक्टली डाइल्यूट कर सकते थे, तो क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा, नहीं H2SO4 ही बनेगा। बट इससे जो यील्ड आएगी H2SO4 की, ये बहुत कम आती है, इससे जो यील्ड आएगी वो बहुत कम आती है, बट इससे जो प्रोडक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। सो फॉर हायर प्रोडक्शन ऑफ H2SO4, इवन इफ आई हैव टू यूज द लेसर अमाउंट ऑफ H2SO4 इन बिटवीन, तो वो ठीक है ना, दैट्स ओके। तो इसमें एक रीज़न लिखो, राइट डाउन द रीज़न, मतलब ऐसे भी हम सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं, बट द यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी लेस, तो इससे कुछ फायदा है नहीं। राइट डाउन ए स्टेटमेंट, सिंस सल्फर ट्राइऑक्साइड डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, इसको स्पेरिंगली भी कह सकते हैं, डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, मतलब यील्ड ऑफ H2SO4 इज वेरी लेस। सो सिंस सल्फर ट्राइऑक्साइड डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, satisfactorily, मतलब जितना हमें चाहिए उतना ये डिजोल्व नहीं हो रहा है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इट गिव्स अ लॉट ऑफ हीट, एंड फॉर्म्स मिस्टी ड्रॉपलेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। It gives a lots of heat
and forms misty droplets of sulfuric acid. It gives a lot of heat. It gives a lot of heat and forms misty droplets of sulfuric acid. It forms misty droplet of sulfuric acid. So it is not directly absorbed by the water. इसको हम वाटर के साथ डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. देयर इज नो सच स्टेप की डाइल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सबसे पहले आप इसको H2SO4 में एब्जॉर्ब कराते हैं, फिर ओलियम को हम डाइल्यूट करते हैं. तो दिस इज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. अब ये जो स्टेप 3 है जहाँ पर हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं. हमने पहले भी ये डिस्कशन किया है. अगेन विल हैव दिस डिस्कशन एंड वी आर गेटिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड. क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है? तो रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रेशर मैटर्स. सो यहाँ पे व्हाट इज द वॉल्यूम? 1 वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विथ 1 वॉल्यूम. एक मिनट, 2 वॉल्यूम, राइट? 2 वॉल्यूम. 2 वॉल्यूम ऑफ sulfur, 2 volume of sulfur dioxide is reacting with 1 volume of oxygen and giving 2 volume of sulfur trioxide. So reactant side में वॉल्यूम ज्यादा है या प्रोडक्ट साइड में वॉल्यूम ज्यादा है? रिएक्टेंट साइड में वॉल्यूम ज्यादा है. तो इफ द वॉल्यूम इज मोर ओवर हियर और लेस यहाँ पर है, तो इफ यू इंक्रीज द प्रेशर देन द रिएक्शन विल बी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन. अगर मान लो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होता और यहाँ पे वॉल्यूम कम होता और आप प्रेशर इंक्रीज करते, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करती? बैकवर्ड डायरेक्शन में. लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड में वॉल्यूम कम है, एंड इफ यू इंक्रीज द प्रेशर सो इट सपोर्ट्स द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. मतलब इट इज गोना इंक्रीज द यील्ड और द प्रोडक्शन ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. वही तो हमें चाहिए. तो कैन आई से दैट द हाई प्रेशर सपोर्ट्स दिस रिएक्शन? Now, the problem with the high pressure is, ultimately what we are doing, we are trying to produce the sulfuric acid. तो sulfuric acid में जो हम chambers use करते हैं, that should be acid resistive. So we have to tackle both these challenges. One is the chamber should be acid resistive, यानी कि हमको material ऐसा select करना है, just like in the HNO3 we selected quartz. So we have to select such a material which is acid resistive. At the same time, we have to select the material in such a way कि it should be pressure resistive. It can withstand with the high pressure. It can withstand to the high pressure. अब ये दोनों की डिमांड पूरी करने में फिर वो मटेरियल सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है और मे बी द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस. दैट्स द रीजन वी आर सेटल्ड विद द प्रेशर 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऑल्सो वी कैन गो विद द हायर प्रेशर, लेकिन इतने ज़्यादा प्रेशर पे आपकी ये यील्ड तो बढ़ जाएगी, बट आप एक ऐसा मटेरियल सेलेक्ट नहीं कर पाओगे जो कि एसिड रेसिस्टिव भी हो और इतना ही स्ट्रांग हो कि वो इतने ज़्यादा प्रेशर को बियर कर सके. अंडरस्टूड ना? सो वी आर लाइक गोइंग विद सम मिडवे सॉल्यूशन, ऐसा करके ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम टेक्निकली कहते हैं. अंडरस्टूड ना? सो व्हाट इज द प्रेशर दैट वी आर एबल टू मेंटेन ओवर हियर? 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऑल्दो अगर इससे ज़्यादा प्रेशर रखेंगे तो डेफिनेटली इसकी यील्ड बढ़ेगी, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होगा, इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा. लेकिन फिर भी हमें दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है, ये एसिड बना रहे हैं ना, तो सिस्टम हमारा एसिड रेसिस्टिव होना चाहिए. सो राइट डाउन अ स्टेटमेंट. हाई प्रेशर फेवर्स द रिएक्शन. हाई प्रेशर फेवर्स द रिएक्शन बट द एसिड रेसिस्टेंट टावर्स which are able to withstand high pressure are difficult to build. Therefore pressure from 1 to 2 atmospheric pressure is used. Therefore the pressure of 1 to 2 atmosphere is used. तो यहाँ पे जो हम प्रेशर मेंटेन करते हैं दैट इज 1 to 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज. सो इसमें जो सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि इफ वी हैव प्योर H2SO4 इट इज द वर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट. व्हाई? बिकॉज प्योर H2SO4 मीन्स इसमें थोड़ा सा भी वाटर नहीं है. अगर थोड़ा सा भी वाटर नहीं है तो ये एक्चुअली आयनाइज हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी इसमें आयनाइजेशन नहीं हुआ है, कोई आयन है ही नहीं. अगर कोई आयन नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है? नहीं. तो इट इज अ बैड इलेक्ट्रोलाइट.
प्योर H2SO4, 100% प्योर H2SO4 इज अ बैड इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि इसमें आयनाइजेशन हुआ ही नहीं है. राइट डाउन दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. राइट डाउन प्योर H2SO4 is not an acid, or pure H2SO4 does not show the acidic property. Write down in this way. Pure H2SO4 does not show the acidic property. Pure H2SO4 does not show the acidic property. Pure H2SO4 does not show the acidic property and a bad conductor of electricity. Pure H2SO4 does not show the acidic property and the bad conductor of electricity. And the bad conductor of electricity as it does not ionize. Ionization के लिए तो water चाहिए ना. As it does not ionize. लेकिन अगर आप इसको water में mix करते हो, H2SO4 को अगर आप water में mix करते हो, then what happens? So we get 2H plus N plus SO4 2 minus. तो हमें ये 2H plus मिलता है और SO4 2 minus. तो ये डाई बेसिक है. हाँ, या भी कंबाइन बोथ द स्टेप्स. उसको क्लोज करो, नहीं तो वो स्कैनिंग चलती रहेगी. फाइन, आई मीन यू कैन ऑलवेज रेफर, बट आई जस्ट कंबाइन बोथ द स्टेप्स. और ये H प्लस ही है जो कि फिर से वाटर से कंबाइन होके क्या बनाता है? यस. तो H3O प्लस, एंड H3O प्लस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर. तो इसी की वजह से वी हैव द चेंज इन कलर ऑफ द लिटमस पेपर. तो इफ यू आर यूजिंग द ब्लू लिटमस पेपर तो ये किसमें रेड में कलर चेंज हो जाएगा H3O प्लस की प्रेजेंस की वजह से. ठीक है. तो डाइल्यूट H2SO4 इज शोइंग द एसिडिक प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो डाइल्यूट H2SO4 को हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज भी कर सकते हैं. सी देयर आर 3 थिंग्स, इसको ध्यान से सुनना. वन इज प्योर H2SO4, अनदर वन इज डाइल्यूट, अनदर वन इज कंसंट्रेटेड. तो कंसंट्रेटेड H2SO4 इज ऑल्सो कैरिंग द वाटर. उसमें भी वाटर रहता है, कम अमाउंट में रहता है बट उसमें भी वाटर रहता है. डाइल्यूट में ज्यादा अमाउंट में वाटर रहता है और प्योर में नो वाटर. अंडरस्टूड ना? प्योर, कंसंट्रेटेड एंड द डाइल्यूट. तो 3 लेवल पर होते हैं. तो सबसे पहले हाँ, प्योर मतलब जीरो वाटर, तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा. प्योर H2SO4 डज. कंसंट्रेटेड H2SO4 शोज एसिडिक प्रॉपर्टी बट प्योर is not showing the acidic property. Or so yeah, we are going to study this property, chemical property of the H2SO4 in 2 categories. One is dilute, another one is concentrated. So concentrated H2SO4 can still be used as an electrolyte. Yeah, but it's a bad electrolyte. It's not a good electrolyte क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन नहीं हुआ होगा. और मे बी प्योर इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या लिखा? बैड इलेक्ट्रोलाइट ना. कट द बैड इलेक्ट्रोलाइट, राइट देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट. This is not electrolyte only. Pure H2SO4 is non-electrolyte. Concentrated H2SO4 is bad electrolyte, and dilute H2SO4 is a good electrolyte. Dilute H2SO4 is good electrolyte, concentrated H2SO4 is bad electrolyte, and pure H2SO4 is non-electrolyte. Understood ना? चलो ठीक है. Is it okay ना? Clear है? ये 3 चीजें clear है. अच्छा, H2SO4 को अगर dilute करना है, या चलो कंसंट्रेट, प्योर H2SO4 है, उसको डाइल्यूट करना है, चलो कंसंट्रेट ही करना है, तो क्या करेंगे? H2SO4 के ऊपर वाटर मिला देंगे? नहीं, वो नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और फिर ये ब्लिस्टर्स वगैरह आने के चांसेस रहते हैं. एक्चुअली जैसे ही H2SO4 हमारी स्किन पे आता है तो वी ऑल नो कि H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो यहाँ से वो वाटर निकाल लेता है सारा और फिर हमें लगता है कि अरे हम जल गए ऐसे करके. तो H2SO4 के साथ ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है. सो राइट डाउन द properties, acidic properties नहीं, properties of dilute H2SO4. तो सबसे पहले हम dilute H2SO4 करते हैं, इसके बाद concentrated H2SO4 करेंगे. तो properties of dilute H2SO4. तो dilute H2SO4 is showing the typical acidic property. So the moment I say typical acidic property, what is the first typical acid property? Reaction with metal. It is also known as displacement reaction. तो फर्स्ट लिखना रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स. सो इसमें कोई मेटल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने जिंक ले लिया, जिंक प्लस H2SO4. यहाँ पे जो H2SO4 लिए हैं वो डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड? ये अभी हम डाइल्यूट की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड की बात बाद में करेंगे. तो ये डाइल्यूट है, तो क्या बनने वाला है?
ZnSO4 प्लस H2। इसी तरह से हमने कॉपर ले लिया प्लस H2SO4। अभी बताइए क्या बनेगा? अरे नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर की जो पोजीशन होती है किसमें? रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन से नीचे होती है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हमने मैग्नीशियम ले लिया, देन ये तो बहुत फेमस रिएक्शन, N प्लस H2। सेकेंड लिखना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन H2SO4, एक बेस बताइए कौन सा? ओके NaOH। सो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा Na2SO4। व्हाट एल्स? एक सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा? H2O। और क्या बनेगा? अरे ये न्यूट्रलाइजेशन है ना, सॉल्ट एंड वाटर ओनली, और ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर देते हैं। अच्छा ये 2H2O। अभी ठीक है, एक और एसिड लेते हैं, और सॉरी एक और बेस लेते हैं H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस। हाँ ये तो OH वाला बेस हो गया, एक ऑक्साइड वाला, मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। चलो ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को बेसिकली अगर वाटर में मिक्स करो तो इट्स CaOH होल ट्वाइस, पर ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड, अभी बताइए सॉल्ट कौन सा बनेगा? CaSO4 एंड वाटर। इसको शायद बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। Yeah, that will happen. Metal oxide, the base. Metal oxide is the base. हाँ मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मैंने बताया था PbO2 इज द एक्सेप्शन, बिकॉज PbO2 में वाटर और सॉल्ट के अलावा भी कुछ बन रहा है, दैट इज ऑक्सीजन। सिमिलरली MnO2 इज ऑल्सो द एक्सेप्शन। MnO2 इज ऑल्सो मेटल ऑक्साइड, बट इट इज नॉट द बेस, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग द सॉल्ट एंड वाटर ओनली, इसलिए। हाँ PbO2 PbO is okay. PbO is okay. Next is reaction with carbonate and bicarbonate. So H2SO4 is reacting with Na2CO3. Okay, Na2CO3 क्या बनेगा? क्या Na2SO4 plus H2O plus CO2. So this is carbon dioxide gas. It turns lime water milky. सेम स्टोरी। और एक और लेते हैं H2SO4 एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट? NaHCO3 CaHCO3 whole twice, and then we have CaSO4 plus water and plus CO2। ये बैलेंस्ड है या इसको बैलेंस करना है? इसको बैलेंस करना है, 2CO2 एंड वाटर। व्हाट अबाउट वाटर? 2H2O। तो अभी ये बैलेंस्ड है, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट लिखना रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। विहान नाम बताइए। H2SO4 प्लस मेटल सल्फाइड Na2SO3 Na2SO3। So we have salt Na2SO4 plus water plus sulfur dioxide gas. What is the identification of sulfur dioxide gas? And it has effect on acidified potassium dichromate and potassium permanganate. So potassium dichromate का color नहीं. What is the color of potassium dichromate? Orange. Orange to green. And what is the color of potassium permanganate? Pink to colorless. So जो ऑरेंज से ग्रीन होता है, तो किस आयन की प्रेजेंस से ये ग्रीन कलर आता है?
हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है और ये ग्रीन कलर में क्रोमियम Cr3+। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या Cr होता है, तो क्रोमियम आयन की वजह से ग्रीन कलर आता है। अंडरस्टूड ना? ठीक है, आगे चलते हैं। सो SO2 ये हो गया। एक और लेते हैं, H2SO4 प्लस मैग्नीशियम बाईसल्फाइड। मैग्नीशियम बाईसल्फाइड, ये रेडिकल्स लर्न कर लेना अगर नहीं आते तो, इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज MgSO4 प्लस 2H2O प्लस 2SO2, दैट्स इट। ठीक है, एंड द लास्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स। रिएक्शन विथ सल्फाइड्स, reaction with sulfides. So sodium sulfide Na2S plus H2SO4, तो क्या मिलने वाला है हमें? Na2S plus H2SO4 क्या मिलेगा? H2S plus metal salt, ये क्या है? H2S is a gas. Similarly we can also have ZnS plus H2SO4. Again we'll get H2S plus ZnSO4. What is the identification of H2S? Serotonin smell, तो इसलिए ये बड़ा फेमस है। हाँ, लेड एसिटेट पेपर ब्लैक, वो भी है। जो ब्लैक कलर आता है वो किस वजह से आता है? लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक कर देता है डेफिनेटली, लेकिन लेड कलर किस वजह से आता है? लेड की वजह से नहीं। सो राइट डाउन अ रिएक्शन, प्लीज राइट डाउन अ रिएक्शन। आप क्या करो, सबसे पहले लेड एसिटेट का फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड एसिटेट? करेक्ट, CH3COO होल ट्वाइस Pb। ये जब लेड एसिटेट रिएक्ट करता है किसके साथ? H2S के साथ। ये H2S का आइडेंटिफिकेशन है। तो सोच के बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट में? PbS प्लस एसिटिक एसिड, तो CH3COOH। इसकी वजह से ब्लैक कलर आता है। ठीक है, राइट डाउन द स्टेटमेंट। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज पॉइजनस। Sulfur dioxide is poisonous. You know it's responsible for acid rain. Yeah. Sulfur dioxide is poisonous, responsible for polluting environment. Responsible for polluting environment. Responsible for polluting environment. Adversely affects human health and vegetation. Adversely affect human health and vegetation. Adversely affect human health and vegetation. Write on the next heading, properties of concentrated H2SO4, concentrated sulfuric acid. Properties of concentrated sulfuric acid. So we are talking about now concentrated sulfuric acid. तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉन वॉलेटाइल। Because of its non-volatile nature, it is used in the laboratory preparation of HCl and HNO3. तो हम क्या करते हैं, हम एक मेटल सॉल्ट ले लेंगे NaCl प्लस H2SO4 और टेम्परेचर कितना रखेंगे? टेम्परेचर यहाँ पे कितना रखें? लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, अराउंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं अबव नहीं है। और उसका रीजन क्या है वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। 3 रीजन है। पहला रीजन फ्यूल कंजम्पशन या फ्यूल वेस्टेज, फ्यूल कंजम्पशन से फ्यूल वेस्टेज। सेकंड हार्ड क्रस्ट, Na2SO4 का हार्ड क्रस्ट बनता है जिसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड थर्ड वन इज इट माइट ब्रेक द ग्लास, ये एपरेटस को स्पॉइल कर सकता है। ठीक है, तो वी हैव यहाँ पे NaHSO4 एंड प्लस HCl लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली वी कैन हैव एनी अदर मेटल लाइक KNO3 plus H2SO4 and temperature is less than 200 degree centigrade.
So this is K2SO4 and plus HNO3. No. KHSO4. KHSO4 and HNO3. Like that. एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है. सोडियम एसीटेट CH3 COONA plus H2SO4 and it gives CH3 COOH plus NaHSO4 like this. So यहाँ पे जो एसिड बनता है, this is acetic acid. This is HCl, hydrochloric acid, nitric acid, and this is acetic acid. हाँ. Yeah, you can write. No problem. ठीक है, नेक्स्ट लिखना. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4 नॉन वॉलेटाइल. सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कंसंट्रेटेड H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Concentrated H2SO4 is oxidizing agent. No, but generally concentrated H2SO4 is being used as an volatile, as a non-volatile. मेंशन तो नहीं है. सेकेंड इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में देखो H2SO4 जैसे हमने HNO3 के लिए लिखा था ना, वैसे H2SO4 की तरह लिखते हैं. इट प्रोड्यूसेस वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन. ये नेसेंट ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज करते हैं. या इट्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इज 98.5% ऑफ एसिड एंड रिमेनिंग वाटर, and that constant boiling mixture is 338 degree centigrade. Okay, it also forms constant boiling mixture. ठीक है, ये अभी देखो इसका हम लिखते हैं रिएक्शन विथ मेटल. रिएक्शन विथ मेटल. सो यहाँ पे ध्यान देना, ये थोड़ी कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी. जैसे लाइक इफ वी हैव टेकन जिंक प्लस H2SO4. यहाँ पे जो H2SO4 है ये कंसंट्रेटेड है, राइट. तो ये जो रिएक्शन होगी ना, ये ऐसे होने वाली नहीं है ZnSO4 प्लस H2. वो रिएक्शन नहीं होगी. वो तब होगी जब ये डाइल्यूट H2SO4 होगा. यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, ZnSO4, ये नेसेंट ऑक्सीजन ने जिंक को ऑक्सीडाइज किया ना, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडाइज जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 है. यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2. तो 0 से +2 यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है. किसने ऑक्सीडाइज किया है, nascent oxygen which is coming from H2SO4. Now plus H2O and plus SO2. इसको बैलेंस कर लेंगे. जिंक H2O plus SO2. या इसको 2 कर लो बस, जिंक को. एंड दिस इज 2H2. दिस इज ऑल्सो 2SO2. नहीं 2SO2 की जरूरत नहीं, बस दिस इज 2H2. अभी यहाँ पे देखना, इफ वी आर यूजिंग कॉपर प्लस H2SO4, if you are using copper plus H2SO4, so जब dilute H2SO4 लिया था ना मैंने, कॉपर को फिर रिजेक्ट कर दिया ना, कोई रिएक्शन नहीं होगी. बट यहाँ पे रिएक्शन होगी, क्योंकि ये जो रिएक्शन है दिस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, व्हेन वी आर टेकिंग द dilute H2SO4, that reaction will not happen. But if you have taken concentrated H2SO4, तो ये रिएक्शन होगी, बिकॉज यहाँ पे ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है. तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, CuSO4 प्लस H2O एंड प्लस SO2. इसको बैलेंस कर लेते हैं. तो दिस इज 2, दिस इज 2. यू अंडरस्टूड द कंपैरेटिव स्टडी. कॉपर अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, नो रिएक्शन. बट अगर कॉपर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो concentrated H2SO4 is going to act as oxidizing agent. There is no discussion of typical acidic property. उसका डिस्कशन यहाँ पे नहीं हो रहा है. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अकॉर्डिंग होगी, जो कि ये. इज इट क्लियर? नेक्स्ट लिखना रिएक्शन विथ नॉन मेटल. रिएक्शन विथ नॉन मेटल. सो नॉन मेटल में
कार्बन एंड सल्फर, तो कार्बन ले लेते हैं, कार्बन प्लस H2SO4। सो कार्बन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में, इसको ऑक्सीडाइज किसने किया, नेसेंट ऑक्सीजन है। बाकी क्या है हमारे पास, H2O प्लस SO2 लाइक दिस। तो सेम थिंग H2O प्लस SO2 और दिस इज ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन जिसने कार्बन को ऑक्सीडाइज किया है, एंड देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। या इसको बैलेंस कर लेते हैं, दिस इज 2H2SO4 एंड दिस इज 2H2O एंड 2SO2। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे सल्फर लिया, सल्फर प्लस H2SO4, सल्फर प्लस H2SO4, so once again we have SO2 plus H2O, SO2 plus H2O, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसने सल्फर को ऑक्सीडाइज किया तो क्या बनेगा, अगर नेसेंट ऑक्सीजन ने सल्फर को ऑक्सीडाइज किया देन सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो बस यही बाई प्रोडक्ट है, इसका यही प्रोडक्ट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। इसमें आप चाहो तो 2 कर लो, 2SO2, अच्छा 3 क्या, ये बैलेंस नहीं हुआ, ओके, so this is 2H2SO4 and then 3SO2 like this, वो बैलेंस कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना रिएक्शन विथ, अच्छा पहले इतना लिख लो, नहीं है, नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन एंड सल्फर, वो मेटल्स भी नहीं है। एनीवेज, सो शैल आई स्किप दिस इनऑर्गेनिक वाला, पक्का ना, अच्छा दिखाना जरा, मेरे में तो नहीं लिखा, अच्छा नॉट इन सिलेबस, और इसके बाद ये बाकी, ओके ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, हाँ थर्ड वन इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, थर्ड वन इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो व्हाट डज इट मीन बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है, एंड वन ऑफ द वेरी क्लासिक एग्जांपल इज CuSO4.5H2O, and if it is reacting with concentrated H2SO4 then we have CuSO4 plus 5H2O। इसका कलर बताना क्या है, इसका ब्लू है, और इसका कलर वाइट, तो ऐसे करके। इसी तरह से अगर ग्लूकोज ले लेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, H12O6 एंड देन कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें से ये वाटर कंटेंट सेपरेट कर देगा और उसमें कार्बन कार्बन बच जाएगा, यानी कि 6C प्लस 6H2O लाइक दिस। इसी तरह से अगर आपने शुगर लिया एंड O11, हाँ, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ये क्या देगा, 12C, कार्बन को सेपरेट कर लो, एंड देन 11H2O। इसके नीचे लिखना है यहाँ पे ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन, ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन, यही बचता है इसको, हाँ सेम थिंग फॉर बोथ। और इसको हम क्या कहते हैं, चारकोल, व्हाट डू वी कॉल इट, शुगर चारकोल, दिस इज ऑल्सो नोन एज शुगर चारकोल। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके साथ ये कंसंट्रेटेड H2SO4, हाउ डज इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड सी इक ना, तो COOH, you remember, and it's formic acid, so HCOOH, the shortcut that we discussed, yeah, so HCOOH,
HCOOH and concentrated H2SO4, so it will remove the concentrated H2SO4, it will remove water. अगर इसमें से वाटर निकाल, इसमें देखो इसमें H2O निकालो तो क्या बचेगा? CO, that's it. बस इतना सही है. What is the formula of oxalic acid? ये अगर भूल गया तो इस पे लिख सकते हो. दिस इज फॉर्मिक एसिड. ये इंपॉर्टेंट है. फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला पता होना. दिस इज फॉर्मिक एसिड and next is oxalic acid, so COOH whole twice and concentrated H2SO4. so what do we get? एक तो water separate हो जाएगा plus carbon dioxide, only two product, one more carbon monoxide, CO, H2O plus CO2 plus CO. ठीक है, ये this is balanced. And ethyl alcohol, what is the formula of ethyl alcohol? C2H5. ये हमने ethyl alcohol चैप्टर में भी ये डिस्कशन किया था. So ethyl alcohol when concentrated H2SO4 के थ्रू पास कराते हैं, then इससे वाटर सेपरेट हो जाता है, तो H2O हम इसको सेपरेट कर लेते हैं. और अगर H2O सेपरेट कर लिए तो क्या बचेगा? C2H4. What is the formula of C2H4? हाँ हाँ, इथाइलिन. और हाँ, इथिलीन या इथाइलिन. और इसका ये नाम बताओ जो आयुपैक नेम है. इथीन. इथीन या इथाइन? इथीन या इथाइन? नॉट इथाइन. इथाइन इज C2H2. इथाइन इज C2H2. दिस इज इथीन, C2H4. ये कितनी प्रॉपर्टी हो गई इसकी? तीसरी प्रॉपर्टी. ये चौथी है. कैसे चौथी है? एक तो नॉन वॉलेटाइल, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट. हाँ नहीं सी, द फर्स्ट वन वाज नॉन वॉलेटाइल, सेकंड वाज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, एंड डिहाइड्रेटिंग. I'm not saying how many reactions, I'm saying how many properties. Okay. देखो पहली नॉन वॉलेटाइल कंसंट्रेटेड H2SO4 की, सबसे पहले नॉन वॉलेटाइल, सेकंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर है ना रिएक्शन विथ मेटल्स एंड रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, एंड देन द थर्ड वन इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. एक फोर्थ लिखना लास्ट, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ insoluble salts. प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, तो ये हमने पहले ही कर लिया है. प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स. अगर हमको इनसॉल्युबल, क्यों? देखो H2SO4 व्हाई इट इज फेमस फॉर प्रिपेयरिंग द इनसॉल्युबल सॉल्ट? बिकॉज सल्फेट्स ना, तो ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट CSO4 sparingly soluble. What else? PbSO4. What else? BaSO4. तो तीन सॉल्ट्स हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं. CaSO4 इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, BaSO4 एंड PbSO4. तो अगर मुझे इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है तो शैल आई टारगेट PbSO4 एंड BaSO4, और उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा? H2SO4 के साथ. H2SO4 के साथ मैं क्या लूंगा यहाँ पे? मैं लूंगा लेड का नाइट्रेट. क्या मैं लेड का क्लोराइड ले सकता हूँ? क्योंकि लेड का क्लोराइड भी इनसॉल्युबल है ना, तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल. रिएक्शन इज पॉसिबल बट रिएक्शन इज नॉट फिजिबल. दैट्स द रीजन आई हैव टू टेक लेड नाइट्रेट. सो PbNO3 होल ट्वाइस, ये हमने कर रखा है ना पहले भी, प्लस H2SO4. सो वी हैव PbSO4 प्लस 2HNO3. इसके जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना वो हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे. एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज बेरियम, राइट? बेरियम क्लोराइड, या वी कैन टेक बेरियम क्लोराइड. अच्छा, बेरियम क्लोराइड तो नहीं है ना इनसॉल्युबल? बेरियम क्लोराइड नहीं है. तीन सॉल्ट इनसॉल्युबल है. कौन कौन से? एक तो लेड क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड, Hg2Cl2. मर्क्यूरस, यार मर्क्यूरस क्लोराइड, नॉन मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2 2+. दिस इज BaSO4 and plus
2HCl लाइक दिस, BaSO4 प्लस 2HCl। और ये जो रिएक्शन है ना, ये इसलिए भी फेमस है BaCl2 वाली, बिकॉज इट्स टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। ये कैसे टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड कैसे हो गया ये? क्योंकि ये जो होता है ना, ये वाइट कलर प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट अगर बेरियम क्लोराइड के साथ मिल रहा है, तो समझ जाना कि फिर H2SO4 से ही रिएक्शन कराई गई है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो समझ जाना कि H2SO4 से रिएक्शन कराई गई है। और इसके साथ एक और चीज लिख लो, इसके साथ एक और चीज लिख लो, ये जो बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस टेस्ट ओनली व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ not H2SO4 but some other salt, sulfate salt, let's say for example MgSO4, then also we have BaSO4 and plus MgCl2। तो ये जो BaSO4 फिर से हमें मिल गया ना, वाइट प्रेसिपिटेट अगेन वी गॉट। तो इसके देखो, जब वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है ना, तो हमें फिर डाउट होना चाहिए, या फिर तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा, या फिर किसी सल्फेट का सॉल्ट होगा, ये किसी सल्फेट का सॉल्ट होगा ऐसा। तो BaCl2 is a chemical reagent which is used to test the sulfate ion. So इसमें write down a statement, BaCl2, barium chloride, is a chemical reagent which is used to test, barium chloride is used to test the sulfate ion. Barium chloride is used to test the sulfate ion. Also, एक और statement, also the white precipitate of barium sulfate, white precipitate of barium sulfate is insoluble, white precipitate of barium sulfate is insoluble in acids like HCl or HNO3 और HNO3 और HCl में तो बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन ये जो वाइट प्रेसिपिटेट मिला है ये इनसॉल्युबल है। तो दिस इज द टेस्ट फॉर H2SO4। तो बेरियम क्लोराइड इज अ रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड टू टेस्ट H2SO4 या फिर MgSO4, बेसिकली सल्फेट आयन, ठीक है। सुनो अभी ध्यान से, देयर इज वन मोर टेस्टिंग, लिखना कुछ भी नहीं है, बस सुनना है। देयर इज वन मोर टेस्टिंग व्हेन वी यूज कॉपर एंड रिएक्टिंग द कॉपर विद द कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें क्या मिलता है? इसको ध्यान से सुनो, 2 मिनट लगेगा। कॉपर को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, तो व्हाट डू वी गेट? CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2। जब व्हेन वी यूज H2SO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक बार देखो, गो बैक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्लीज ओपन योर नोटबुक। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहां पे लिखा है, वहां पे क्या कॉपर की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से लिखी है आपने? यस, वहां पे क्या बन रहा है? CuSO4, ठीक है। उसको ऐसे बॉक्स में रखो और उसको लिखो दिस इज ऑल्सो द टेस्ट फॉर H2SO4। तो ये H2SO4 का टेस्ट कैसे हुआ? कॉपर का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर? रेड होता है, या थोड़ा रेडिश ब्राउन होता है, या पिंक हो सकता है, इस तरह से। और जब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करता है, तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? ब्लू, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ Cu2 प्लस आयन। तो दिस इज द Cu2 प्लस आयन, CuSO4 में Cu2 प्लस आयन, बिकॉज ऑफ दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। अंडरस्टूड ना? सो दिस इज द टेस्ट फॉर H2SO4। another test for H2SO4 is, ये पहले लिख लो इसको, दिस इज द टेस्ट फॉर H2SO4। कॉपर इज रिएक्टिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 और सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है? ब्लू। इसके साथ साथ SO2 भी गैस रिलीज होती है, राइट? तो SO2 गैस जब रिलीज होती है ना, तो उसकी भी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। कैसे? इट टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन एंड एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। तो SO2 रिलीज हो रही है, मतलब कि क्या ये यहाँ पे H2SO4 होगा? H2SO4 है, तभी तो SO2 गैस रिलीज हो रही है। तो दिस इज द टेस्टिंग ऑफ H2SO4। अच्छा, एक ये बताओ, NaCl, when NaCl is reacting with concentrated H2SO4 and temperature is
मे बी अराउंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बनता है? हाँ, प्लस HCl। तो ये जो HCl बनता है, ये HCl तभी बन रहा है ना व्हेन द NaCl इज रिएक्टिंग विद H2SO4। अंडरस्टूड ना? सो HCl कैन फर्दर बी टेस्टेड with the ammonia. A rod is dipped in the ammonia, and if we get the white dense fume, so it is a HCl, and if it is a HCl, then definitely आपको NaCl दिया गया, आपको पता है कि आपके हाथ में NaCl है, एंड देन कंसंट्रेटेड H2SO4 है कि नहीं वही पता करना है आपको। तो उससे आपने रिएक्ट कराया और आपको एक ऐसी गैस मिलती है जो कि अमोनिया के साथ व्हाइट डेंस फ्यूम देती है, मतलब दिस हैज टू बी H2SO4। So once again I'll repeat, we have studied 3 tests for H2SO4. The first one is when barium chloride is reacting with H2SO4. Second one is copper is reacting with concentrated H2SO4, and the third one is NaCl is reacting with concentrated H2SO4 at the temperature of 200 degree centigrade around. हाँ, for both sulfate ion and sulfuric acid. This is the test for both. ये जो टेस्ट है ना, बेरियम क्लोराइड जब रिएजेंट यूज करते हैं तो दिस इज द टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट आयन बोथ। हाँ 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 हाँ, in case when you know that you have NaCl and something is given to you, and now you have to verify and confirm whether it is H2SO4 or not. So suppose a gas is released which turns into the white dense fume when it is coming in contact with the rod which is dipped in the ammonia, then it is confirmed that this has to be HCl. If it has to be HCl, then NaCl must have reacted with concentrated H2SO4. So this is the test of H2SO4 like that. ठीक है? Is it okay? Done?